हेलो दोस्तों, नमस्कार। टीचर्स अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मैं अरुण पाठक आपके बीच में। आ जाओ दोस्त, फटाफट जल्दी जल्दी इस विशिष्ट सेशन में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि जानते हैं कि लगातार खबरें निकल कर आ रही हैं कि टीजीटी पीजीटी एग्जाम की डेट फाइनल अंदर से हो गई है। बस कुछ दिनों की बात और है, यह तुरंत बाहर आ जाएगी और फिर हमारे आपके पास हवड़ाने के अलावा कोई चांस नहीं है। इसलिए बिना विलंब किए अपनी तैयारियों को तेज कर दीजिए। और हमारी संस्था ने ब्रह्मास्त्र विजेता बैच प्रारंभ कर दिया है। ब्रह्मास्त्र विजेता बैच की जो खास बातें हैं उसे मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, और तब तक आप फटाफट जल्दी जल्दी यहां पर जुड़िए और लाइक शेयर करिए। ऐसे बच्चों को भी जोड़िए जो इतिहास के माध्यम से अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं। तो चलिए दोस्त, शुरुआत करते हैं। दिखाते हैं आपको। ये कहने के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है, लेकिन वास्तव में हमारा बैच तो रेगुलर चलता रहता है, और इस रेगुलर बैच का परिणाम ये है कि हमारे बच्चे जबरदस्त रूप से सफलता प्राप्त करते हैं। पिछली परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी हो, है ना, या केवीएस हो अथवा एनवीएस हो, इन सभी में हमारे छात्रों ने सफलता के झंडे गाड़े। अब अगला नाम आपका, आप भी जुड़िए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। तो आइए फटाफट जुड़िए, लाइक शेयर करिए। पहली चीज, ये जो हमारा ब्रह्मास्त्र विजेता बैच है, इसकी जो खास खूबी ये है कि इसमें आप टॉपिक का विवरण भी प्राप्त करेंगे, टॉपिक का ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, और साथ ही साथ इसका अभ्यास प्रश्न भी रहेगा। तो सभी जुड़िए, पहले बेसिक जानिए, प्रागैतिहासिक काल होता क्या है, क्या क्या इसकी प्रमुख बातें हैं, और उसके बाद इससे बनने वाले प्रमुख प्रश्न जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए हैं या जिनके आने की प्रबल संभावना है, उनकी बात होगी। और आप सभी जुड़िए, लाइक और शेयर करिए। तब तक मैं अपनी संस्था का नंबर आपसे शेयर करता हूं, 9628959237। इसके अलावा 8318489291, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर संपर्क करके आप तुरंत जुड़ सकते हैं। रेगुलर क्लास के लिए, रेगुलर बैच के लिए जुड़ सकते हैं आप, जहां आप पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, पूरा नोट्स प्राप्त करेंगे, मॉक टेस्ट प्राप्त करेंगे, टॉपिक वाइज अभ्यास प्रश्न करेंगे। आज मॉडल आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। जैसा कि आपने देखा, टॉपिक आपके सामने प्रागैतिहासिक भारतीय इतिहास है। तो अब इसमें प्रागैतिहासिक काल कहते किसे? पहली चीज तो आपको यही पता होना चाहिए कि प्रागैतिहासिक काल, हमारा इतिहास 3 युगों में बटा है सामान्यतः, है ना। इतिहास का जो सामान्य विभाजन है तो बहुत अलग अलग, लेकिन मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। थोड़ा सा पढ़िए, फिर इसके बाद अभ्यास प्रश्न करिए। यही इसकी खूबी है इस बैच की। और ऐतिहासिक काल 3 युगों में बटा हुआ है। तो बेसिक जानकारी आपको पता होना चाहिए कि भैया ये प्रागैतिहासिक क्या होता। निरक्षर समाज, अलिखित ज्ञान, किसी भी प्रकार का लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, अर्थात यह सोसाइटी क्या थी? निरक्षर थी, निरक्षर समाज। अब इसमें कौन कौन सी 2 कल्चर आती है, ये भी ध्यान लो कि इसकी जो दो प्रमुख कल्चर हैं वो कौन सी हैं।
तो पहली कल्चर इसमें आएगी आपकी पाषाण काल की तीनों अवस्थाएं, और दूसरी आती है इसमें ताम्रपाषाण काल। तो ताम्रपाषाण काल में भी किसी प्रकार का लेखन कला का ज्ञान नहीं है। अब आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? लिखित ज्ञान प्राप्त परंतु अपठनीय, पढ़ा नहीं गया। एग्जाम्पल फॉर, ऐसी कौन सी कल्चर है जो इसे रिप्रेजेंट करती है? एक है सैंधव सभ्यता। एक क्या है दोस्त? सैंधव सभ्यता है, और दूसरी वैदिक कल्चर है, वैदिक संस्कृति। दो ऐसी सभ्यताएं इसमें ऐसी हैं जिनका किसी भी प्रकार से इनकी लिपि जो मिली है वह पढ़ी नहीं जा सकी। ये भी अपने आप में माने रखता है। तो जितने भी जुड़े पहले लाइक करें और फिर शेयर करें। ऐतिहासिक युग का क्या तात्पर्य है भैया? यहाँ ऐतिहासिक युग से सेंस यहां इस बात का है कि लिखित एवं पठनीय ज्ञान, लिखित एवं पठनीय ज्ञान। तो ये कौन सा है? ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन सी कल्चर आ जाएगी, समझिएगा इसकी कल्चर। इसकी कल्चर कहां शुरू होती है? 6th सेंचुरी, 6th सेंचुरी बीसी से लेकर टू बी कंटिन्यू आज तक, आज तक। ये तो हमारे इतिहास का विभाजन है। इसके अलावा जेम्स मिल ने हिंदू काल, मुस्लिम काल और ईसाई काल के रूप में हमारे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के युग का विभाजन किया है। फिलहाल उससे भारतीयों का कुछ लेना देना नहीं, भारतीय उसका डिनाई करते हैं। इस प्रकार का कोई विभाजन हमारे यहाँ था ही नहीं, क्योंकि चाहे मुस्लिम काल हो उसमें भी हिंदू राजा थे, सनातनी राजा थे, चाहे ईसाइयों का समय हो उसमें भी सनातनी राजा थे। आओ दोस्त थोड़ा सा ध्यान दीजिए और कुछ और बेसिक जानकारी ले लेते हैं, है ना। थोड़ा सा और जानकारी हम सभी लेंगे, है ना। जैसे जब हम पाषाण काल की बात करते हैं दोस्त, तो कुछ प्रश्न इससे क्रिएट होते, लेकिन हमारा प्रयास यहां आपको थोड़ी सी जानकारी देनी है जिससे आप अपना ज्ञान संवर्धन कर सकें। तो पाषाण काल की 4 अवस्थाएं मानी जाती। कितनी अवस्था मानी जाती है? 4 अवस्थाएं। अगर एनसीईआरटी आप पढ़े होंगे तो इसकी 4 अवस्थाएं मानी जाती। वैसे एक सेकंड, 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं। 3 धातु रहित है और 1 धातु सहित है। तो जो धातु रहित है उस पे ध्यान दीजिएगा। एक तो है पुरा पाषाण काल और दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। ये तीनों की तीनों जो अवस्थाएं हैं ये धातु रहित हैं और पत्थर से बनाए गए औजारों पर आधारित हैं। धातु रहित युग अर्थात पाषाण उपकरणों पर आधारित, प्रस्तर या पाषाण उपकरणों पर, पाषाण उपकरणों पर आधारित युग है ये। ठीक है दोस्त, ध्यान रखिएगा। ऐसे ही मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, इसी तरह पाषाण आधारित तो ये हो गए, पत्थर आधारित। इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो इसके बाद
ये देखिएगा, ये हो गए ना तीनों। अजाओ सेव नहीं हो पाया था। चलिए, तो हमने कहा, फिर से एक बार चर्चा करूंगा। क्या चर्चा करूंगा दोस्त? कि यह जो हमारा पाषाण काल है, इसकी 4 अवस्थाएं हैं। पाषाण काल 4 अवस्था और 2 कालखंड। फिर से बताना चाहूंगा, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। ये हो गई। और ये तीनों की तीनों अवस्था धातु रहित प्रस्तर पर आधारित है ना। और जो दूसरी अवस्था है वह है ताम्रपाषाण का। यह अवस्था धातु आधारित है, धातु सहित। तो ध्यान रखिएगा, अब इसकी और ढेर सारी विशिष्टताएं, इसकी अनेक विशिष्टताएं हैं जिसको आप समयानुसार समझ सकते हैं। पुरापाषाण काल के जो प्रारंभिक अवशेष हैं वो कहां से प्राप्त हुए हैं? पुरापाषाणिक अवशेषों की जब हम बात करते हैं दोस्त, तो 1863 एडी में रॉबर्ट गुस्प्रूट ने पलवरम नामक स्थान से इस प्रकार के प्रारंभिक साक्ष्य खोजे। इसके अलावा शिवालिक श्रेणी से प्राप्त हुए, सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुए, है ना, बेलन नदी घाटी से प्राप्त हुए। जब हम मध्य पाषाणिक अवशेषों की बात करते हैं तो यह स्पेशली यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित ये सरायनाहर, दमदमा, महदहा, इन सारे सेक्टर से प्राप्त हुए हैं, है ना। इसके अलावा जब नवपाषाणिक साक्ष्यों की बात करते हैं तो नवपाषाणिक साक्ष्य बेलन नदी घाटी, बोलन नदी घाटी, मेहरगढ़ वगैरह, है ना, इन सभी स्थलों से साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, अब इनमें इसमें बात आती है कि सबसे पहले जो अच्छे उपकरण है किस युग में बनने शुरू हुए। इसके अलावा चमकदार या पॉलिशदार कुल्हाड़ियां कब बनना शुरू हुई, कुम्हार का चाक कब आया, प्राचीन कच्चे घरों का साक्ष्य कहां से मिलता है। इस प्रकार के ढेरों ऑप्शन हैं जो आप इसको डिटेल में हमारे साथ जुड़कर पढ़ सकते हैं। देखिए, इसकी गहराई से जब तक आप अध्ययन नहीं करेंगे, माने तेजी से डिटेल नहीं प्राप्त करेंगे, तब तक आपका चयन होगा नहीं भैया। हाँ, अभ्यास प्रश्न जरूर करा देंगे, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट नहीं बैठेगा, क्योंकि वन लाइनर काम नहीं होने वाला। इसका बेहतर ढंग से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। तो इसीलिए दोस्त एक आज झलक थी। और अगर आप वास्तव में पढ़ना चाह रहे हैं तो भैया पढ़ने के लिए बिना विलंब किए हमारे इस ब्रह्मास्त्र विजेता बैच से आप तुरंत जुड़िए। यदि आप इस ब्रह्मास्त्र विजेता बैच से जुड़ जाते हैं तो आपकी सफलता लगभग सुनिश्चित हो सकती है। कैसे? क्योंकि इसमें पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे, लाइव क्लास, कंप्लीट नोट्स देंगे, रिकॉर्डेड पूरा, अगर चाहेंगे तो पूरा वीडियोस मिल जाएगा। इसके लाइव क्लास तो हम पढ़ाएंगे। इसमें लाइव सेशन के साथ अभ्यास प्रश्न रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेगी, है ना, तो मॉक टेस्ट रहेगा। ये सारी की सारी व्यवस्थाएं हमारे इस बैच में आपको प्राप्त होंगी। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो बहुत कुछ, क्योंकि 2 सेकंड में कुछ, 10 मिनट में कुछ नहीं होने वाला, इसके लिए रेगुलरिटी के साथ जुड़ना होगा। तो रेगुलरिटी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको 9628959237 या 8318489291 पर कॉल करके हमारे साथ जुड़ना होगा। तो चलिए दोस्त, ये रही हमारे प्रश्नों की सीरीज। देखिए ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नवपाषाणिक स्थलों की तिथि 6 सहस्त्राब्दी माने 6000 ईसा पूर्व की है?
6000 बीसी से पहले की है। बताइए, कोल्डिहवा, महगढ़ा, टोकवा, पंचोह, इसमें से कौन से ऐसे स्थल हैं? अब देखिएगा थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। 1 2 1 3 1 3 2 बार हो गया, 1 4 कर लो इसको, है ना, और फिर 3 4। कौन से ऐसे स्थल हैं जो 6000 बीसी से भी पुराने स्थल माने जाते हैं? दोस्त जवाब दीजिए फटाफट, जल्दी से, सारे बच्चे जवाब दीजिए। चलिए मैं बताता हूं, कोल्डिहवा एवं टोकवा, कोल्डिहवा एवं टोकवा ये दोनों कहां हैं? बेलन नदी घाटी, बेलन बोलन नहीं, बेलन नदी घाटी जो प्रयागराज और मिर्जापुर के मध्य से बहती है। अगर बोलन होगा, बोलन जो नदी है भैया, इसके किनारे तो मेहरगढ़ है, मेहरगढ़ बलूचिस्तान वाला, ये कहां है? ये तो बलूचिस्तान है ना दोस्त। तो बेलन नदी घाटी के ये लगभग दोनों स्थल हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्राचीनतम स्थल हैं, ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखिए, अगला प्रश्न देखिए, चावल का प्राचीनतम उल्लेख किस स्थान से संबंधित है? चावल का प्राचीनतम उल्लेख महदहा, सरायनहर, कोल्डिहवा, भीमबेटका। दिए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देना है आंसर। वैसे मैं आपको बताऊं कि वर्तमान समय में ये चावल की खेती की प्राचीनता काफी हद तक लगभग 7 से 8000 के 9000 बीसी तक जा चुकी है दिए गए ऑप्शन में, क्योंकि लहुरा देव का साक्ष्य नहीं है। लहुरा देव यहां से चावल की खेती के साथ सबसे पुराने माने जाते हैं, ये संत कबीर नगर है, संत कबीर नगर यूपी, यहीं से सबसे पुराने चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन नहीं है ऑप्शन में, तो दिए गए ऑप्शन में आपका क्या हो जाएगा? कोल्डिहवा। कोल्डिहवा भी कहां है? प्रयागराज में स्थित है। तो भाई जितने लोग भी देख रहे हैं, क्या किसी को बेसिक इतिहास नहीं पता है? जितने भी देख रहे हैं बेसिक इतिहास नहीं जानते बेटा, कमेंट्स करिए, आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, कमेंट्स करिए, तब आप इसे पकड़ पाएंगे, अन्यथा ऐसे चयन नहीं होगा। गंगा घाटी में धान उत्पादन का प्राचीनतम प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये देखिए आ गया ऑप्शन, अभी जो थोड़ी देर पहले बताया, सोहगौरा, इमली डी, लहुरा देव, झूसी। कौन सा ऐसा स्थल है जहां से धान, अथवा धान से ही तो बनेगा चावल, या चावल धान के बिना भी बन जाएगा क्या? प्लास्टिक वाला, ऐसा तो होता नहीं यार। तो धान उत्पादन का प्राचीनतम साक्ष्य किस स्थल से मिला? कमेंट्स करो, कौन सा ऐसा स्थल है? बोलो जल्दी से बहादुर, शाबाश, वेरी नाइस, बताना होगा। तो लहुरा देव अभी बताया आपसे, संत कबीर नगर, यह स्थल यूपी में स्थित है। इसका अगर पुरातात्विक साक्ष्य देखा जाए तो 9000 बीसी तक यहां जाता है इसका पुराना साक्ष्य। कहां जाता भैया? 9000 बीसी तक यहां से धान की खेती अर्थात चावल उगाए जाने का प्राचीनतम साक्ष्य। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य, अब क्योंकि लहुरा देव से धान की खेती के साक्ष्य मिले तो यही पुराना भी हो जाएगा। लहुरा देव, मेहरगढ़, टोकवा। अगर लहुरा देव ऑप्शन में न रहता तो मेहरगढ़ का समय 7000 बीसी, कोल्डिहवा का समय 6000 बीसी और लहुरा देव का समय लगभग 9000 बीसी। इसका भी, टोकवा का भी समय लगभग 6000 बीसी। तो दिए गए ऑप्शन में क्या बचेगा? लहुरा देव। लहुरा देव से धान की खेती करने का
पुराना साक्ष्य मिलता है। तो रमाकांत जी स्वागत है, आपने हिम्मत जुटाई है, बढ़िया है बेटा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए दोस्त, और जरा इन ऐसे ग्रुपों पर शेयर कर दो बेटा जो इतिहास के बच्चे पढ़ना चाहते हैं, जिन्हें इतिहास पर कोशिश करते हैं कि कमांड है, जानकार है। उन सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि टीचर्स एकेडमी पर इतिहास का क्या लेवल चल रहा, किस तरीके से तैयारी हो रही है, कैसे पहले प्रयास में चयन कराया जाएगा, इसका पूरा यहां लेखा जोखा तैयार है। आइए, निम्नलिखित में से विंध्य क्षेत्र में स्थित नौपाषाण युगीन, नौपाषाण युग स्थल कौन सा है? महगढ़ा, चिराट, बाणगढ़, खुंती, बताइए कौन सा विंध्य क्षेत्र में स्थित है? शाबाश, वेरी नाइस, बताओ दोस्त, जल्दी जल्दी। बताएं बेटा, चलिए रमाकांत जी बताए, और सारे लोग बताइए भैया। क्यों नहीं आ रहा? अच्छा, ये पकड़ नहीं रहा ना? उम्मीद है कि अब आ जाएगा। ठीक है, चलो दोस्त ध्यान से देखो, इसमें आंसर क्या होगा? ए होगा। चिराग तो बिहार में है बेटा, बिहार में विंध्य क्षेत्र नहीं, महगरा विंध्य क्षेत्र में है, प्रयागराज में, मांडा इलाके में, प्रयागराज। यहां से बहुत ही जबरदस्त साक्ष्य मिला है। पशुबाड़ा, यहां से पशुबाड़ा का साक्ष्य मिला, यहां पशु पाले जाते थे, इस प्रकार का साक्ष्य मिला। अनुज जी बहुत बढ़िया आपका जवाब है, सभी ने 2 दिया है, लेकिन गलत है बेटा, क्योंकि विंध्य क्षेत्र में कह रहा है ना। अगर ये विंध्य क्षेत्र में ना पूछता तो आप आंसर दे सकते थे, क्योंकि ये विंध्य क्षेत्र में पूछ रहा है तो बिहार नहीं होगा, चिराद नहीं होगा। अंडरस्टूड हुए कि नहीं अनुज और रमाकांत कुमार? रमाकांत जी आप सभी इस बात से सहमत हो पाए या नहीं? जल्दी बताइए, इस बात से आप सहमत हो पाए? कमेंट्स प्लीज, क्योंकि आपकी सहमति हमारे लिए बड़ा मायने रखती है। कमेंट्स कमेंट्स, बहादुरों हिम्मत नहीं जुटा पा रहे, कोई बात नहीं, चलो आओ नेक्स्ट। अधोलिखित में से कौन से विशुद्ध पुरापाषाणिक उपकरण है, माने जो पुरापाषाण काल में ही दिखते हैं? हस्तकुठार, विदारणी, बैधनी, क्वार्टजाइट ब्लेड, इसमें से कौन? 1 2 1 2 1 4 1 2 3 या 3 4? हाँ, तो आप सभी लग रहा है कि पहली बार मेरी क्लास में जुड़े भी हैं। रमाकांत जी, अनुज जी, आपको स्वयं लेवल समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कैसे हैं और किस लेवल से यहां पढ़ाई होती है। देखिएगा, हस्तकुठार, बैधनी, विदारणी, ये तीनों विशुद्ध रूप से क्या हैं? विशुद्ध रूप से पुरापाषाणिक उपकरण हैं, ये है ना। दो आगे देखिए बच्चा, अगला प्रश्न देखिएगा नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन 2 उल्लिखित आसुलियन स्थल हैं? आसुलियन, आसुलियन स्थल है 2। आसुलियन औजार जो भद्दे होते हैं, हाँ, एसुलियन, ऑसुलियन एंड 2 प्रकार के औजार होते हैं। तो चिरकी निवासा, चिराद, बाघोर, हुसंगी,
1 2 1 3 2 3 1 4। बताइए कहां से काफी भद्दे उपकरण प्राप्त हुए हैं? अब्सिडियन एंड अशूलियन। नहीं समझ में आ रहा बच्चा? बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कोशिश है आपकी। निवासा और हुशंगी से दिया जवाब। निवासा और हुशंगी से मैंने चिरकी निवासा 1 और 4। बहुत बढ़िया आंसर, वेरी नाइस। 1 और 4 एकदम सटीक आंसर है। क्या दिया बेटा आंसर? हाँ बहुत बढ़िया, वरुण पांडे जी का भी आ गया, शानदार, बहुत बढ़िया आंसर है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। जहां निम्न पूरा पाषाणिक उपकरण चापर, मध्य पूरा पाषाणिक उपकरण बोरर, उच्च पूरा पाषाणिक उपकरण ब्यूरिन, मध्य पाषाणिक उपकरण चापिंग। इसमें क्या गलत है? कौन सा गलत दिया है दोस्त? ध्यान रखो, इस तरह से प्रश्नों का जो लेवल है निश्चित आपको बहुत ब्रिलियंट बनाएगा। क्या आंसर दे रहे हो बहादुरों? जल्दी से, शाबाश। तो अगर आपको याद हो, चापर और चापिंग निम्न पूरा पाषाणिक औजार हैं, तो ये गलत होगा, ये गलत होगा। यहां पर ल्यूनेट औजार थे, नवचंद्राकार, त्रिकोण माने त्रिभुजाकार, इस प्रकार के औजार मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। इसके अलावा तीर धनुष, इसके अलावा तीर धनुष, ब्यूरिन, भाला, ये सब औजार मध्य पाषाण। चापर चापिंग तो निम्न पूरा पाषाणिक औजार है, और जो स्पेशली दोस्त सोहन संस्कृति से रिलेटेड है। किस कल्चर से रिलेटेड है? सोहन संस्कृति से। चापर और चापिंग दोनों। चापर में क्या है? एक तरफ धार, और चापिंग में दोनों तरफ धार, है ना? बहुत बढ़िया, शानदार। आगे देखिए अगला प्रश्न, ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के निम्नलिखित में से किस परंपरा के परिचायक लक्षण है? ब्लेड ब्यूरिन जो उपकरण है ये किससे रिलेटेड? उच्च पुरा, मध्य पुरा, मध्य पाषाण या नवपाषाण? तो ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के जो उपकरण हैं दोस्त, ये किस प्रकार के उपकरणों में आते हैं ये बताइएगा। ब्लेड ब्यूरिन का मतलब यही होता है कि ब्लेड जैसे तेज धार वाले, माने खूब घिस घिस कर पतले पत्थर के बने हुए औजार होते हैं। ये तेज धार, तेज धार वाले औजार। ध्यान रखना दोस्तों, टीजीटी पीजीटी के अलावा यूजीसी का भी स्पेशल बैच पढ़ाता हूं। तो चाहे आप बीपीएससी के हो या केवीएस, एनबीएस, यूपी के हो, राजस्थान के हो, हर जगह माने हर प्रकार का इतिहास कंप्लीट कराता हूं। ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर बेटा फर्स्ट होगा। क्या होगा? फर्स्ट होगा। नवपाषाणिक जो उपकरण है बेटा, उसमें कुल्हाड़ियां वगैरह आती हैं। ठीक है, ब्लेड ब्यूरिन उच्च पूरा पाषाण कालीन औजार है। ठीक है दोस्त, आइए, पूरा पाषाण युग का प्रमुख औजार क्या था? हस्त कुठार, सल्क बने फलक, हड्डी के औजार या इनमें से कोई नहीं। पूरा पाषाण सबसे पुराने वाले में। आसान प्रश्न होना चाहिए। तो ये तो यार सभी बता सकते हो, बताओ जल्दी जल्दी। शाबाश, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया प्रयास है, वेरी गुड। गलत आप सभी ने उसमें किया था, कोई बात नहीं बेटा। तो अब पूरा पाषाण में सबसे पुराने औजारों में हस्त कुठार है ना? हैंडैक्स इसे कहते हैं, यही तो है हैंडैक्स, है ना? और ये कहां से मिला था? कहां से मिला था? पलवरम, पलवरम। इसे इसीलिए इसकी संख्या किससे? मद्रासी संस्कृति से जोड़ा जाता है इन्हें। किससे जोड़ते हैं दोस्त? मद्रासी। पूरा देखिए अनुज जी,
यहां कंफर्म नहीं है आप लोग, काफी डाउट है दोस्त। तो इस तरीके के डाउट को खत्म करना है तो हमारे पूरे नोट्स पढ़ो, हमारे पूरे अभ्यास प्रश्न करो, हमारे साथ जुड़ो, तब तो क्लियर होगा भैया। बहुत कमजोर है आप लोग, वीक दिख रहे हैं हमें, ऐसे चैन नहीं होगा भाई। अगर गलत कर दिए तो हम कह रहे हैं, अगर 125 क्वेश्चन पीजीटी के हैं, अगर उसमें आपने 10 से 15 गलत कर दिए तो बाहर हो जाओगे। टीजीटी के क्वेश्चन 62-63 हैं, उसमें अगर 8-10 गलत कर दिए तो बाहर हो जाओगे। सीट कम है, कंपटीटर ज्यादा हैं, परीक्षा के पैटर्न में बदलाव है, तो वो ऐसे तैयार नहीं होगा। इसलिए दावे के साथ कह रहा हूं, क्योंकि पिछले 22 साल से पढ़ा रहा हूं यार, 22 साल से पढ़ा रहा हूं, चयनित करा रहा हूं, स्वयं भी ईश्वर की कृपा से चयनित हुआ, तो अपना अनुभव शेयर कर रहा हूं, है ना दोस्त। इसलिए बहुत पढ़ा होगा, न जाने कितनी जगहों पर, न जाने कितने क्लास किए होंगे ऑनलाइन, लेकिन इस समय एग्जाम के पास जब डेट कम है तो आप हमारे साथ जुड़कर निश्चित हमारे अनुभव का लाभ उठाइए, क्योंकि 22 साल में बहुत कुछ किया है, बहुत अध्ययन किया है और बहुत पढ़ा भी है और पढ़ाया भी। चलो आगे देखिए, परिष्कृत औजारों का युग किसे माना जाता है? निम्नपुरा, उच्चपुरा, नवपाषाण या मध्यपाषाण? परिष्कृत औजारों का, एस्चुलियन एंड एलुवियन, एलुवियन एंड एस्चुलियन, बताइए। पीजीटी हिस्ट्री 2010 में प्रश्न पूछा था, कितने लोग बता पा रहे हैं इसको, बताइए। परिष्कृत औजारों का युग, बताइए बेटा फटाफट। शाबाश, वेरी नाइस। वरुण जी का आंसर फिर से आ गया, लेकिन आप गलत हैं। नहीं, उच्चपुरा है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सही है। अगर आपने 2 लगाया है कि 1 लगाया, यही कंफ्यूजन आपकी दिखाई दे रही है ना। तो जहां भी परिष्कृत औजारों का दौर होगा, अभी पिछले प्रश्न में ही था उच्चपुरा। 1 आपका पहले कमेंट दिख रहा था ना, इसलिए मैंने कहा गलत, पिछला कमेंट था। ये उच्चपुरा पाषाण परिष्कृत औजारों का युग माना जाता है। आगे देखें दोस्त, हस्त कुठार। हस्त कुठार या हैंड एक्स ऊपर निम्नलिखित में से किस विधि का उपकरण था? यूनिफेरियल, बाइफेरियल, दोनों विधियों का, या रिट्रिचिंग उपकरण? बताइए, हस्त कुठार किस विधि का उपकरण था, कैसे प्रयोग होता था हस्त कुठार? याद है किसी को? हस्त कुठार बेटा जो उपकरण है हैंड एक्स, बाइफेशियल है, बाइफेशियल है, दोनों तरफ घुमाकर प्रयोग कर सकते हो, दोनों तरफ इसे घुमाकर आप प्रयोग कर सकते हो। तो दोस्तों ध्यान रखिए, जितने लोग जुड़े हो, पर डे 8 बजे के बाद एक्टिव हो जाया करिए। लगभग 8:15 का टाइम है क्लास का, 8:15 का टाइम है दोस्त। कोशिश करूंगा इसे 8 बजे कर दूं तो और बेहतर आप लोगों के लिए रहेगा ना। 8 बजे सही रहेगा या 8:15 ही ठीक है? आइए, निम्नलिखित में से पूरा प्रस्तर का प्रतिनिधित्व कौन करता? सूक्ष्म प्रस्तर औजार, मध्यास उद्योग, नव प्रस्तर या महास्मीय? बताइए, पूरा प्रस्तर या पूरा पाषाण कालीन कौन सा स्थल या कौन सा औजार या उद्योग पूरा प्रस्तर युग का प्रतिनिधित्व करता है? बताइए। देखिए, ये शब्दावली है, सरल शब्दावली में प्रश्न पूछ ले तब तो आप कर ही लोगे। अगर सरल शब्दावली में नहीं पूछ रहा है तो फंसेंगे। बिल्कुल सही है, मद्रास उद्योग अभी हमने कहा, हैंडैक्स, हैंडैक्स, तो ये मद्रास उद्योग ही तो अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया मैंने। आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता है? मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहां मिलता? नीलगिरी, शिवालिक, नल्लामाला या नर्मदा घाटी? है प्रश्न बड़ा ही क्रिटिकल है, प्रश्न बहुत ही क्रिटिकल है। वरुण पांडे, अनुज और रमाकांत जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ने हिम्मत जुटाई, तेज तो बस दर्शक बने और फरार हो लिए, लेकिन आप लोगों ने पूरी तन्मयता के साथ पढ़ने का प्रयास किया है। तो नर्मदा घाटी में
नर्मदा घाटी में स्पष्ट रूप से मानव का साक्ष्य मिला, क्योंकि हथनोरा से है ना पूरा पूरा मानव कपाल खंड प्राप्त हुआ, है ना, मानव कपाल खंड, मानव कपाल खंड की प्राप्ति, है ना, जो किस प्रजाति की, ये किसी स्त्री का कपाल था, महिला का कपाल था बेटा। किसका कपाल था? महिला का। चलिए, निम्न में से किस स्थल पर 2001 में जीवाश्मीकृत मानव शिशु कपाल खंड, जीवाश्मीकृत और इसी को कहीं कहीं अस्मीकृत कहते हैं, है ना, कहां प्राप्त हुआ दोस्त? भीमबेटका, डीडवाना, हथनोरा, ओडाई। बताओ, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्त। चलिए बताइए दोस्त। गुड, शाबाश, बहुत अच्छा प्रयास है। बताइए कहां से मिला? शिशु कपाल खंड, मानव कपाल खंड तो हथनोरा, शिशु कपाल खंड कहां मिला भैया? सारे बहादुर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखिए, ये जो है इसकी खोज 2001 में केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर पी राजेंद्रन ने खोजा था। कहां से बेटा पता है? औदाई या औदय से, जो बिल्लुपुरम तमिलनाडु में स्थित है। तमिलनाडु से खोजा था। कहां से खोजा था दोस्त? बिल्लुपुरम, औदाई या औदय, बिल्लुपुरम तमिलनाडु से खोजा था। पी राजेंद्र ने, जो केरल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, इन्होंने यहां से इसकी खोज 2001 में की थी। और आइए, निम्नलिखित में से किस स्थल पर मानव जीवाश्म का पूरा पाषाणकालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए? माने औजार भी मिला और मानव भी मिला। आजमगढ़, बाघोर, डीडवाना, हथनोरा। स्वस्थानीय माने दोनों एक साथ प्राप्त हुआ है। जल्दी से, गुड, कहां से मिला है? तो हथनोरा से मिला बेटा। कहां से मिला है? औजार भी हथनोरा से। हथनोरा एमपी में है, नर्मदा नदी घाटी एमपी। और आइए, हथनोरा का मानव समजीवाश्म किस युग का है? ये महिला का है, स्त्री का? महिला का जीवाश्म है ये। होमो इरेक्टस, होमो हैबिलस, होमो सेपियंस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो हथनोरा से मानव की खोपड़ी मिली है, मस्तिष्क मिला है, ये किस समूह का आता? किस समूह का मानव है? महिला का है मस्तिष्क के, ये भी कंफर्म है, ध्यान रखिएगा, बार बार बता रहा हूं इस बात को, ये विशेष आप ध्यान रखिएगा, है ना। किस युग का मिला है? होमो इरेक्टस, जब मानव सीधा होकर चलता था। होमो इरेक्टस कौन है? होमो इरेक्टस ऐसा है दोस्त, नहीं पता बेटा आप लोगों को, मैं समझ सकता हूं आपका नॉलेज का स्तर उस लेवल का नहीं है कि आप टॉप में आ सके या कंपटीशन में बेहतर स्थिति में आए, इसलिए इस लेवल पर पहुंचिए, अभी और बहुत मेहनत करनी है आपको। तो बेटा बिना विलंब किए आप अनुभव का हमारे लाभ उठा सकते हैं। होमो इरेक्टस, यही सीधा होकर भी चलने वाला मानव कहा जाता है, सीधा होकर चलने वाला। और होमो हैबिलस तो औजार बनाने वाला, औजार बनाने वाला, है ना बेटा।
तो किसी को नहीं पता है। इसका आंसर हम समझ सकते हैं, होमो इरेक्टस है। आइए, अहाड़ सभ्यता कहाँ स्थित है? अहाड़ कैसा स्थल है? ताम्र पाषाणिक एवं सैंधवकालीन। ये ध्यान रखिएगा, कैसा स्थल है, कहां है ये? उदयपुर के पास, चित्तौड़ के पास, मंदसौर के पास या मंदौर के पास? बताइए, राजस्थान का है ये? किसका है भैया? राजस्थान का है। तो ध्यान रखना, यह उदयपुर जिले में, उदयपुर जिले में है। यहीं पर इसी के पास गिलुंद भी है, गिलुंद है, बनास नदी है, ये सब आपको प्राप्त होगा। तो दोस्त, हमारा प्रयास है एक लेवल पर आपको पहुंचाना। आइए, इनमें से किस नियोलिथिक प्रदेश से हड्डियों के बनाए गए उपकरण और औजार मिले हैं? कहां से? हड्डियों के बनाए गए उपकरण। बुरजहोम, चिराद, इलाहाबाद, मेहरगढ़। ये इलाहाबाद समझ लो प्रयागराज। अगर आपसे पूछा जाए कि हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से मिली? हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा यदि आपसे प्रश्न किया जाए तो क्या जवाब दोगे? इसका आंसर, और इधर हड्डी के बने उपकरण बताना है। 2 से 3 4 से 1 2 से या केवल 1 से हड्डी के बने उपकरण जल्दी से बताएंगे बहादुर। हड्डी के बने उपकरण कहां मिले? कोई बता सकता है बहादुर? कितने हैं हमारे पास बंदे जो कुछ कर पाए? हड्डी के बने उपकरण नहीं याद आ रहा? मैं बताता हूं। तीसरा आंसर होगा, क्योंकि बुरजहोम से भी मिले हैं और चिराग से भी मिले। चिराग से सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुए। एक कर रहे हो, गलत है बेटा। चिराग और बुरजहोम कश्मीर दोनों जगहों से हड्डी के बने उपकरण प्राप्त हुए। और ये जो प्रश्न पूछा, हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा लोहदा नाला क्षेत्र मिर्जापुर, लोहदा नाला क्षेत्र बेलन नदी घाटी से है। लोहदा नाला क्षेत्र बेलन नदी घाटी स्पेशली अगर पूछा जाए तो यह क्षेत्र लोहदा नाला मिर्जापुर में है। कहां है भैया? मिर्जापुर में। तो लोहदा नाला क्षेत्र से हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा भी मिली है। और आज का आखिरी सवाल ले लीजिए, किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो बहुत जगहों से मिले हैं, इसमें कौन सा? चौपानी, मांडो, काकोरिया, महदहा, सरायना। ये मध्य पाषाणिक स्थल यहां लिखना चाहिए था। मध्य पाष माने क्वेश्चन गलत हो गया है, ये क्वेश्चन गलत बन गया। मध्य पाषाणिक हड्डी के उपकरण कहां से मिले? तो ये पूरी तरीके से प्रश्न ही कहीं ना कहीं अगर हमारे अकॉर्डिंग बात करोगे तो ये यहां पर प्रश्न ही गलत छप गया। ठीक है, जल्दी से बताइए, हड्डी के बने उपकरण निम्नलिखित स्थलों में से हड्डी के बने उपकरण कहां से मिले? जल्दी से बताइए फटाफट बेटा। हड्डी के बने उपकरण निम्नलिखित, हड्डी और सींग से बने उपकरण मिले। तो इसमें ऑप्शन 2 नहीं दिया है ना? नहीं। तो अब इसमें यार चौपानी मांडो से भी मिला है और सरायनाहार से भी मिला। हड्डी के जो उपकरण है बच्चा, महदहा से, सरायनाहार से, महदहा से और सरायनाहार से। 3 और 4 दोनों लो, 3 व 4। तो ऑप्शन गलत है। इसमें जो भी आएगा वो आप आंसर इसमें कर लीजिएगा।
हड्डी के उपकरण मिले। ठीक है भैया, सरायनहार से तो बूचड़ खाना मिला, यहां से कसाई खाना या बूचड़ खाना मिला, तो बूचड़ खाना जहां रहेगा वहां तो हड्डी रहेगी यार। ये दोनों रहेंगे, महादहा में भी मिला है और ये दोनों मध्य पाषाणिक स्थल है, दोनों यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित हैं और यहीं से हैं। इस तरह से दोस्त आज कोशिश रही आपके लिए लगभग सुपर 20 क्वेश्चन कराने की, साथ ही साथ इसका बेसिक बताने का प्रयास, कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन। ये टॉपिक हमारे कैसे चल रहे हैं, कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्लास के लिए भी पर डे कल भी इंतजार करिए, है ना। पर डे चलती है 8 बजे से लेकर के 8 सवा 8 से, टाइम डिसाइड है लगभग। कभी कभी अगर मुझे विद्यालय से आने में देरी होती है तो 7:15 कर लेता हूं, अगर समय से आ जाता हूं तो कोशिश 8 बजे रहती है। तो ये क्लास और विस्तार से जानने के लिए पर डे पब्लिक क्लास नहीं होनी है बेटा, क्योंकि पर डे पब्लिक संभव नहीं है। ऐप पर क्लास पर डे चलती, प्रतिदिन क्लास ऐप पर चलती है। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिदिन इसी लेवल का अध्ययन करने के लिए 9628959237 पर संपर्क कर लीजिए। और ये नंबर भी हमारी संस्था का यही है, सेम टू सेम। बाकी इसके भी ढेर सारे प्रश्न हैं, इन फ्यूचर कराऊंगा। तो कैसा रहा सेशन, कमेंट्स प्लीज, कमेंट्स प्लीज। सेशन कैसा रहा, कितना आपने एंजॉय किया और कल के लिए कितने तैयार हैं, सभी तैयार रहिएगा। ये इसी समय पर रहेगा, इससे आप बेहतर लाभ उठा सकें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।